हेलो स्टूडेंट, आज हम नया चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, अपनी जो लाइफ की या ऑर्गेनिज्म की फंडामेंटल यूनिट जिसे अपन कहते हैं सेल, क्या कहते हैं सेल, उसके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो अपन की बात आती है कि सेल क्या होती है। सेल होती क्या चीज है? तो कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, उनकी जो बॉडी बनी हुई है वो बनी हुई है सेल से। किससे बनी हुई है? सेल से। सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको दिखते हैं सबकी बॉडी सेल के थ्रू बनी हुई है। तो इसमें अपन पहले तो सेल की डेफिनेशन, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। डेफिनेशन क्या बोलती है? इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेल। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। अब इसका नाम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करती है? अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू आवर बॉडी। यानी जैसा आपने देखा होगा जो भी एनिमल्स हैं उन सबके डिफरेंस क्या है? उनकी जो शेप है वो अलग है, अपन अलग है, जानवर अलग है, प्लांट्स अलग है। तो सबका का स्ट्रक्चर को जो प्रोवाइड कराती है वो भी कौन कराती है? अपनी सेल कराती है। कौन कराती है? सेल। तो कई बार वो पूछता है कि स्ट्रक्चर यूनिट कौन सी है? तो कौन सी है? सेल। क्यों कहते हैं? क्यों? बिकॉज इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी। अपनी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है, इसलिए इसका नाम भी क्या बोलते हैं? इसको स्ट्रक्चर यूनिट। तो फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? फंक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, जो भी काम हो रहा है, चाहे प्लांट में हो चाहे एनिमल्स में हो, तो काम करने वाला कौन है? सेल। कौन है? सेल। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। क्योंकि लाइफ एज ऑल द फंक्शन ऑफ आवर बॉडी टेक प्लेस एट द सेल लेवल। यानी जो भी फंक्शन अपनी बॉडी के में हो रहे हैं वो सब के सब किसके लेवल पे हो रहे हैं? सेल के लेवल पे हो रहे हैं। किसके लेवल पे हो रहे हैं? सेल के लेवल पे। इसलिए अपन सेल को कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसमें अपन दूसरी बात देखते हैं कि सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? डिस्कवर बाय द रॉबर्ट हुक इन 1665 में सबसे पहले सेल का डिस्कवर हुआ। सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। या अपन को नाम याद रखना है, रॉबर्ट हुक। सबसे पहले किसने खोजा अपने सेल को? रॉबर्ट हुक ने खोजा। ठीक है। सब इसके बाद जैसे ये सेल है, अपनी सेल के बीच क्या होता है? सेंट्रल के अंदर होता है न्यूक्लियस होता है। तो रॉबर्ट हुक ने जब खोजा ना, तो उससे पहले अपने छोटी क्लासेस के अंदर आपने पढ़ा होगा कि रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल का सेक्शन काटा और उसको माइक्रोस्कोप से देखा, तो उसने हनी बी कॉम्ब की लाइक स्ट्रक्चर देखी, उसी को उसने कहा सेल का। तो सबसे पहले डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसमें किया था? कॉर्क सेल के अंदर किया था। और स्ट्रक्चर किसकी तरह दिखाई दी उसको? तो हनीकॉम्ब, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, उस छत्ते के छत्ता जैसा होता है, उसके हिसाब से कंपार्टमेंट उसमें दिखाई दी। तो वो क्या हो गया? उसका डिस्कवरी हो गई। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। फिर रॉबर्ट ब्राउन आया। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करा? ये न्यूक्लियस की ये न्यूक्लियस होता है ना बीच में, इसकी खोज की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की। ये याद रखना, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की। देन आता है सेल थ्योरी स्टेट दैट। सेल की थ्योरी के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट आए? सबसे पहले स्टेटमेंट आया था कि सेल किसे कहेंगे? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ द सेल। सबसे पहला थ्योरी का स्टेटमेंट क्या था?
कि सारे की सारे जो बॉडीज होती है, ऑर्गेनिज्म होती है, वो किसके थ्रू बनी हुई है? सेल के थ्रू बनी हुई है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी लाइफ है किसके कारण? सेल के कारण। यदि सेल ही नहीं होगी तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? थर्ड स्टेटमेंट आया आल न्यू सेल कम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सेल, यानी कोई सी भी सेल, नई सेल जो का डेवलपमेंट होता है वो पहले जो उपस्थित है उन्हीं सेल से होता है। पुरानी सेल उसके थ्रू ही क्या होता है? नई सेल का फॉर्मेशन होता है या बनती है। जैसे ये एक सेल, अब ये क्या होगा? डिवीजन हो जाएगी और डिवीजन होने के बाद क्या बनाएगी? टू सेल का निर्माण करेगी, ये टू सेल बन गई। अब ये फर्दर और डिवीजन होकर क्या करती है? अलग अलग सेल और सेल बनाते हैं। तो एक सेल से क्या होगा? दो सेल बने, दो से चार, चार से आठ, इस तरीके से सेल का क्या होता है? डिवीजन होता रहता है और उनकी संख्या क्या होती है? इंक्रीज होती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि एक सेल थी, इस सेल से कुछ समय बाद एक और सेल आ गई, ऑटोमेटिकली आ गई, ऐसा नहीं है। प्रीवियस जो भी एक्सिस्टिंग सेल है उसी से क्या बनती है? नई सेल का फॉर्मेशन होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। तीन कॉन्सेप्ट है अपने थ्योरी के अंदर, तो ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखना सेल थ्योरी के अंदर। क्या है? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने हुए हैं? सेल के थ्रू बने हुए हैं, और सेल फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की, और न्यू सेल्स का फॉर्मेशन जो होता है वो पूरी एक्सिस्टिंग सेल के थ्रू ही होता है। अब देखो सेल को टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर, यानी सेल के नंबर के अकॉर्डिंग ही उनको क्या करना? सेल को टू टाइप में डिवाइड कर दिया। पहली है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा है अपना हमारा मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जैसा कि नाम से ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी केवल और केवल एक ही सेल से बनी हो। द ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल एंड मे कंसिस्ट ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म, यानी उनकी जो बॉडी होती है वो सिंगल सेल से ही बनी रहती है और सारा का सारा फंक्शन का कार्य एक ही सेल करती है। उनको बोलते हैं अपन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो एग्जांपल अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल्स है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के। सेकंड आता है मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मेड ऑफ मल्टीपल सेल, यानी बहुत सारी सेलों से वो क्या हो? उनकी बॉडी बनी हुई हो, तो उनको बोलेंगे अपन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। इसके अंदर कौन कौन आ जाते हैं? प्लांट्स है, एनिमल्स है, ये सारे के सारे किसमें आते हैं? मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यदि अपन अपनी बात करें तो अपन किसमें आते हैं? मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। किसमें आते हैं? मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आता है। अब सेल की शेप कैसी होती है? सेल की शेप कैसी होती है? उसकी साइज क्या होती है? तो सेल की शेप कई प्रकार की होती है। रिंग लाइक भी होती है, ओवल लाइक भी होती है, स्फिरिकल भी होती है, रेक्टेंगल्स, कई प्रकार की सेल्स होती है। साइज छोटी से छोटी भी होती है, स्मॉल से स्मॉलेस्ट भी होती है और बड़ी भी होती है, लेकिन इनको जनरली अपन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं सेल्स को। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका टाइप ऑफ सेल। ये आपका इंपॉर्टेंट है कि टाइप ऑफ सेल। अब कोई सी भी सेल होती है उसको अपन ने कैटेगराइज कर रखा है टू टाइप्स में, या तो वो प्रोकैरियोटिक सेल होगी या फिर क्या होगी? वो यूकैरियोटिक सेल। अपन ने प्रीवियस में पढ़ा था यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो ये तो बेसिस था उनकी सेल की संख्या के आधार पर। किसके आधार पे? संख्या पे, यानी कितनी काउंट में गिना जाए अपन, तो या तो उसमें एक सेल होगी पूरा बॉडी के अंदर, या बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल होंगे। अब आता है कि वास्तव में सेल को उन्होंने दो टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती है? जिसके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है। प्रोकैरियोटिक का मतलब, सेल का मतलब होता है यदि कोई सेल है, उस सेल जैसे ये अपनी सेल है, ठीक है। अब ये सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वास्तव में तो कैसा होता है? बाउंड्रेड होता है, वेल डिफाइंड होता है। इसके अंदर क्या होता है? डीएनए पड़े रहते हैं, आरएनए पड़े रहते हैं। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर नहीं होती है। उसमें क्या होता है? इसकी जो
न्यूक्लियस होता है, उसके न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है, बाउंड्री जो होती है वो नहीं होती है। जो डीएनए होता है वो स्वतंत्र रूप से पड़ा रहता है, फ्रीली पड़ा रहता है। यानी टोटल मिला के आपको ये याद रखना है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्या? ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, या फिर हम बोलते हैं कि न्यूक्लियस वेल डिफाइन नहीं होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ठीक नहीं होता है। न्यूक्लियस वेल डिफाइंड कब कहेंगे? जब जैसे ये सेल है, इस सेल के अंदर मैं बात करूं, ये न्यूक्लियस है, बाउंड्री होनी चाहिए, डीएनए जो होता है वो उसके अंदर पड़ा रहना चाहिए, फ्रीली नहीं होना चाहिए, सेल के अंदर कहीं भी घूमता रहता हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको बोलते हैं अपन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। क्लियर? तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, वास्तविक न्यूक्लियस उपस्थित नहीं रहता है। और ये मैक्सिममली सिंगल सेल एनिमल्स के अंदर ही पाया जाता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ही ये पाए जाते हैं। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है, बैक्टीरिया से, ये सारे के सारे किसमें होते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है टाइप की। अब जैसे ये देखा है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में हमने कहा था कि उसका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइन नहीं होता है। अब देखो इसके अंदर जो डीएनए है ये पड़ा हुआ है, लेकिन इसके चारों पर कोई बाउंड्री सी दिख रही है क्या? कोई बाउंड्री नहीं है, कोई भी बाउंड्री उपस्थित नहीं है। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? अनकंप्लीट न्यूक्लियस भी बोलेंगे, या फिर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बोलेंगे। डिफाइन अच्छे तरीके से नहीं दे रखा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है। अब प्रोकैरियोटिक सेल में जो भी होते हैं उसके अंदर क्या होता है, ये जो वाइट से निकले हुए हैं तंतु, इन तंतुओं को क्या बोलते हैं? फ्लेम वो बोलते हैं फैम्बिला। और ये क्या है? आउटर लेयर है सेल की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल उपस्थित होती है, कैप्सूल बोलते हैं इसके पूरे के पूरे, ही जो बाहरी भाग को बोलते हैं तो कैप्सूल कहा जाता है। इसके अंदर कई प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं और मेसोसोम्स होते हैं। ये अपना प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है। अब यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये जैसे ये दिख रहा है आपको, बाउंड्री बनी हुई है न्यूक्लियस के चारों तरफ, बनी हुई नहीं हुई है, तो ये क्या है? एग्जांपल यूकैरियोटिक सेल का है। और ये इस सेल से, प्रोकैरियोटिक सेल से क्या होती है? एडवांस होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में सारे के सारे जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होते हैं? प्रोटेक्टेड रहते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक होते हैं उसके अंदर मेम्ब्रेन होती है, सब के सब जो होते हैं ना अपने ऑर्गेनल सब क्या है? मेम्ब्रेन सब उपस्थित है। लेकिन प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तब क्या होता है? सारे के सारे जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो फ्रीली पड़े रहते हैं, कोई बाउंड्रीज उनके ऊपर नहीं होती। तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ये एडवांस होता है, प्रोकैरियोटिक सेल से एडवांस होता है। और ये क्या होता है? मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जैसे अपन में है तो कौन सी पाई जाती है? यूकैरियोटिक टाइप की सेल पाई जाती है। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंस क्या है? तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो कैसी होती है? स्मॉल होती है, और यूकैरियोटिक कैसी होती है? लार्ज साइज में होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है? इसमें एब्सेंट ही होता है, और इसमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है, वेल डिफाइन होता है। फिर इस कंटेंट सिंगल क्रोमोसोम होता है। जो न्यूक्लियस बनाया था अपन ने, जैसे ये अपने सेल है, इसके अंदर जो होते हैं क्रोमोसोम होते हैं वो सिंगल क्रोमोसोम होते हैं मैक्सिमली। और इसमें क्या होता है? मोर देन वन क्रोमोसोम होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में मोर देन वन क्रोमोसोम होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस कहाँ होता है? जैसे अपनी ये सेल है, इस सेल के अंदर ये क्या है? अपना न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर ही एक स्फेरिकल टाइप में एक छोटा सा
ऑर्गन्स होता है, जिसी को बोलते हैं अपन न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियस। जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर में क्या होता है? एब्सेंट होता है, और यूकैरियोटिक में वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है। सारे के सारे ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बाउंड्री होती है उनकी चारों तरफ, बाउंड्री एब्सेंट होती है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? ऑर्गेनल्स में सारे के सारे बाउंड्री अनुपस्थित रहती है, एब्सेंट रहती है। और यूकैरियोटिक में क्या होता है? सारे के सारे जो होते हैं ऑर्गेनल्स, उसमें क्या होता है? सब में बाउंड्री प्रेजेंट होती है। फिर आता है सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय फ्यूजन एंड बडिंग, यानी सेल का जो डिवीजन होता है या तो फ्यूजन के थ्रू होता है या बडिंग के थ्रू होता है। और इसके अंदर क्या होता है? अपने यूकैरियोटिक में अंदर माइटोसिस होता है या मियोसिस डिवीजन के थ्रू उसके अंदर सेल डिवीजन होता है। अब आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा फ्यूजन क्या होता है, बडिंग क्या होता है। बडिंग का मतलब होता है जैसे कि ये अपना कोई सा भी हाइड्रा है, उसके अंदर क्या एक छोटी सी बड का फॉर्मेशन होता है। ये बड धीरे धीरे क्या होती है? बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और बढ़ते बढ़ते क्या होता है? ये मूल जो उसका पेरेंट होता है ना, उससे क्या हो जाता है? अलग होके और दूसरे अपने जैसे निर्माण कर लेती है। तो ये कहलाती है बड़ी कहलाती है। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? सेल ये अंदर से फोल्ड होने लग जाती है, फोल्ड होते 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 ये दो सेल के अंदर क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। मायोसिस और